सरकार की गीदड़ भभकी भी सुनाई दे रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को खुली चुनौती देते हुए कहा कि नया भारत किसी को छेड़ता नहीं और छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं। साथ ही सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए औरंगजेब और जिन्ना का भी जिक्र किया। अब सवाल यह है कि एसपी पर योगी प्रहार, क्यों जिन्ना का गुणगान, और अब हिंद लेगा इम्तिहान, चौतरफा घिरा पाकिस्तान। इसी पर आज की महाबहस करेंगे और एक गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है। उस गेस्ट पैनल से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी है, बीजेपी प्रवक्ता, विजय राठी जी जुड़ गए, सपा प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, कर्नल रिटायर्ड जेएस सोडी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलाउद्दीन अयूब हमारे सहयोगी लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले महाबहस में वक्त है आज के सवालों का, जो इस डिबेट और चर्चा के माध्यम से हम उठाने जा रहे हैं। पहला सवाल, गीदड़ भभकी, योगी की खुली चुनौती। पाकिस्तान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर खुली चुनौती देते हुए कहा है कि हम किसी को छेड़ते नहीं और कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ते नहीं। उधर एसपी पर योगी प्रहार, क्यों जिन्ना के गुणगान, औरंगजेब, बाबर और जिन्ना के गुणगान करने का भी आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख पर लगाया। हिंद लेगा इंतकाम, चौतरफा घिरा पाकिस्तान। एक एक करके जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है और पाकिस्तान के अंदर से जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वो काफी बिलबिलाया हुआ है, चौतरफा घिर चुका है। तो चलिए गेस्ट पैनल के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले विजय राठी जी, सवाल यही आपका। एक तरफ तो हम सब कह रहे हैं कि कोई राजनीति ना करे, ना पक्ष करे ना विपक्ष करे, इस तरह की कोई बात ना करे। अलग अलग गाइडलाइंस टीवी के लिए भी आई हैं कि ऐसा कुछ ना दिखाया जाए जिससे नेशनल सिक्योरिटी का कॉम्प्रोमाइज होता हो। तो यही बात सब पर लागू होती है। ऐसा कुछ नहीं करना या कहना है जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय एकता के ऊपर सवाल उठे। बहरहाल सीएम योगी ने आज कहा है कि क्रूर औरंगजेब और बाबर का महिमा मंडन करती है समाजवादी पार्टी। इतना ही नहीं, सपा प्रमुख जिन्ना का भी गुणगान करते हैं। तुष्टीकरण की बीमारी है समाजवादी पार्टी को, यह भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है। अब ये बताइए आप मुझे कि राजनीति हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है? आवाज आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल, बोलिए। सब लोगों ने, हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ये ना कहा हो, चाहे कोई सी भी पार्टी है, कि भारत सरकार के, केंद्र सरकार के हम लोग साथ हैं। उसमें भी इन्हें दिक्कत है। अब ये जिन्ना औरंगजेब कहां से आया? ये अभी सिक्योरिटी लैप्स हो गया और जो ये जहर घोल रहे हैं उसी का तो नतीजा निकल के आ रहा है। ये जो टूरिस्ट पे, मैं अभी रिटायर्ड मेजर जनरल थे, अभी परसों उनको सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो भी रहे हैं कश्मीर में, कि 35 साल में टूरिस्ट के ऊपर इस तरीके से हमला उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो आप ये बताइए, ये जहर जो हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो जहर घोल रही है, ये उसी का नतीजा। हम तो पहले से कहते आ रहे हैं, ये ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमान के हैं, किसी के नहीं है। ये दोनों के बीच में इतनी गहरी खाई पैदा कर देंगे। और देखिए, आतंकवादी पाकिस्तान के हैं, जोड़ते उनको हिंदुस्तान के मुसलमान से। इनके लोगों के ट्वीट और फेसबुक पे इनके वो देखिए, उनको ऐसा है कि हिंदुस्तान के या कश्मीर के मुसलमान कुछ कर रहे हैं। वो वहां कश्मीर के मुसलमान जो है वो धरना दे रहे हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पे हमला। कैसे चलेगा उनका कारोबार? लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति कर रही है, क्योंकि जो फायदा पाकिस्तान को होने वाला हिंदू मुस्लिम करके हिंदुस्तान में, वही फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी होता। जब तक यहां हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता खाना नहीं खाते। ये जो आपदा है देश के ऊपर जो आई है, आप इसको अगर किसी भी तरीके से सोचिए, 10 सेकंड। कोई पक्ष का आदमी राजनीति नहीं कर रहा, राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और इन हिंदुओं की लाशों पर राजनीति करती है और राजनीतिक लाभ लेती है भारतीय जनता पार्टी। समीर सिंह जी, सुन रहे हैं आप आरोप कि लाशों पर राजनीति करती है बीजेपी, और इस माहौल में भी राजनीति भाजपा कर रही है। नहीं आस्था जी, राजनीति कौन कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश और देश जानता है। समाजवादी पार्टी के नेता की भाषा को आप सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? पूरा देश उस हमले से दुखी है और पूरा देश मृतकों के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी कानपुर गए और पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ा के परिवार को ढाढ़स बंधाया। और अखिलेश यादव ने क्या कहा कि मैं तो मृतक को जानता नहीं। अरे आप तो मुख्तार अंसारी को जानते हैं, आप अतीक अहमद को जानते हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप नहीं जानते।
उस परिवार को कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भी जानती थी, लेकिन हमले में जो लोग भी मरे, लोगों ने उन पर संवेदना व्यक्त किया, उनके घर तक जाने के लिए गए और उनको संवेदना व्यक्त किया। संवेदना व्यक्त करना इतने बड़े हमले में क्या उनकी जानने की जरूरत थी? जो भाषा अखिलेश यादव ने बोला वो ये बताता है कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और अखिलेश यादव गैर जिम्मेदाराना बयान जाते। कानपुर जाने की फुर्सत नहीं है, लेकिन एक माफिया के मरने पर गाजीपुर तक जाने की गंभीर फुर्सत सवाल है। उठाया। मैं एक नहीं कई उदाहरण दे दूं आपको। उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट का भी रुख करूंगी और हमारे सहयोगी अलाउद्दीन भी हमारे साथ हैं। समीर जी, ये बहुत गहरा सवाल आपने उठाया है और ये बड़ा सवाल है। मैं चाहूंगी कि यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, मैं आपको रोक नहीं रही, फिलहाल कॉमा लगाते हैं क्योंकि इस पर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय राठी जी जवाब दीजिए। आरोप है कि माफिया के घर पर आप शोक मनाने गए, आप परिवार से मिलने गए, लेकिन तुष्टीकरण की पहलगाम हमले में मारे गए परिवार के लिए आपने कहा कि हम उन्हें जानते नहीं हैं। ठीक है समीर जी, विजय राठी जी बोलिए। अब ये ध्यान से देखिए, बहुत प्रतिष्ठित चैनल पे मैं बैठा हूं, करोड़ों लोग इसको देखते हैं और सच्चाई लोगों को जाननी भी चाहिए। मैं भी इस चीज को देख रहा हूं कि ये क्या करते हैं, एक लाइन उसमें से उठाते हैं और उसको चलाते हैं। बीजेपी की यही तो गंदी राजनीति है इस देश में, यही तो इन्होंने झूठ फैलाया। पूरा वक्तव्य अगर लाइन किसने बोली? विजय राठी, लाइन किसने बोली? लाइन तो तुम्हारे नेता ने बोली। अखिलेश यादव ने लाइन बोली कि मैं नहीं जानता मृतक को, मैं मृतक को नहीं जानता। ये किसने बोला? आगे का उनका जवाब सुन लीजिए एक बार पूरा। समीर जी, उनकी बात एक बार पूरा सुन लीजिए, मैं आपको अलग से काउंटर का समय दे दूंगी। विजय जी जवाब दीजिए। समीर जी मैं आपको एक सेकंड रोकूंगी, उनकी बात पूरी होने दीजिए, नहीं तो ऑडियो क्लैश होता है। बोलिए राठी जी। मिल जाएगी इसीलिए नहीं बोलने दे रहे। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय एक मेजर के घर गए थे और वहां कुछ आरएसएस के लोगों ने क्या कराया था सब लोग जानते हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारे पार्टी के लोग जाएंगे वहां, लेकिन बीजेपी थोड़ी तय करेगी इस चीज को या इस पर राजनीति करेगी कि आपको वहां जाने से। बहुत सारी जगह हैं जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जाते हैं, ये नहीं जाते। हम तो नहीं राजनीति करते कि आप क्यों नहीं गए वहां, लेकिन आज पूरा देश, सारी पार्टी उसके साथ खड़ा हुआ, भारत सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन ये थोता चना बाजे घना, वो बंदर है, उछल कूद करते हैं, चाहे योगी जी हो प्रधान, करेंगे कुछ नहीं। अरे तुम्हारी नीतियों की वजह से सब हुआ है वहां, तुम्हारी नीतियों की वजह से। 10 सेकंड, उसके बाद प्रियंका गुप्ता जी का रुख करूंगी मैं। तुम्हारी नीतियों की वजह से। ठीक है, अपने समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती है, कारसेवकों पर गोली चलाती है, शहीद के घर नहीं जाती है, मृतक के घर नहीं जाती है, माफियाओं के घर जाती है। और मैं एक चीज और कह दूं, ये वही भारत है, ये सशक्त भारत है। समाजवादी पार्टी को समझना पड़ेगा, ये मोदी जी का भारत है, ये योगी जी का भारत है। स्ट्राइक हमने किया। मैं फिर लौटूंगी आप दोनों के पास। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन भी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, प्रियंका गुप्ता जी भी हैं। मैं प्रियंका जी को चर्चा में लाना चाहूंगी। एक सेकंड प्रियंका जी, सलाह देना तो बहुत आसान काम है, इस दुनिया में बहुत आसान काम है, कोई किसी को भी सलाह दे दे, लेकिन उस सलाह को मानता कौन है, उस पर खरा कौन उतरता है, इसको भी अब किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। खास तौर पर जब आप नेता हो या राजनीति में हो, हर कोई एक दूसरे को कह रहा है राजनीति मत करिए, आप मत करिए, आप मत करिए, आप मत करिए, आप मत करिए। एक एक करके हर वो मुद्दा तो आप लोग उठा चुके हैं जो आप चुनावों में उठाते हैं। अभी राजनीति नहीं है तो क्या है? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बेटर है कि राजनीति तो कभी करी नहीं, पर हाँ जब मुद्दा होगा तो मुद्दा उठाया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की चूक थी तो ये चूक उन्होंने स्वीकार की। हम पूछ रहे हैं कि भाई ये चूक हुई तो आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? ये कोई राजनीति नहीं होती। राजनीति तब होती जब हम पूरी तरीके से मुंह बंद करके बैठ जाते। अरे भाई, हम बोलेंगे नहीं, विपक्ष नहीं बोलेगा, इस देश का नेता प्रतिपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? रॉबर्ट वाड्रा जी ये बोलेंगे कि मुसलमान इस देश में कमजोर महसूस कर रहा है, उसको मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है और भी फला फला तरह की बातें, उसकी चर्चा पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। वहां पर उनको कोट करके ऐसी चर्चा हो रही है जैसे पूरे देश में मुसलमानों के साथ ऐसा ही हो रहा है। नहीं, ये देखिए, आप बताइए कि वो कोई ऑफिशियल पोस्ट तो है नहीं उनके पास, पर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जो है एक बात बताइए मुझे, ऑफिशियल आप लोग बड़ी आसानी से बच जाते हैं कि कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया साफ तौर पर कह रहा है सोनिया गांधी के दामाद, राहुल गांधी के जीजा और प्रियंका गांधी के भाई। पर बहरहाल चलिए, आप एक बात बताइए कि अगर उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, उनकी सिक्योरिटी कम करने की या हटने की बात होती तो चिट्ठी कौन लिखता है?
कांग्रेस पार्टी की ओर से लिखी जाती चिट्ठी तो किस हैसियत से लिखी जाती है मुझे बताइए। आप अगर कांग्रेस को बिल्कुल अलग कर दे रहे हैं उनसे कि कोई उनका राजनीतिक वजूद नहीं है, किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल उनके पास पद नहीं है, उनकी बात को ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं माना जा सकता, तो अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि उनके मसले में कांग्रेस पार्टी पड़ती है, क्यों चिट्ठी लिखती है? अरे भाई, किसी को अगर सुरक्षा की जरूरत होगी तो वो चिट्ठी लिखेगा, और चिट्ठी लिखेगा अगर सरकार को लगता है कि उनको किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो ना दे। ये तो कोई आम आदमी भी लिख सकता है कि भाई मुझे सुरक्षा की जरूरत है, मुझे सुरक्षा दे दीजिए। समीर जी, बस इसी बात से रॉबर्ट वाड्रा अलग हो जाते हैं कांग्रेस से। हाँ, अरे भाई मेरी बात तो वाड्रा के बयान की बात आती है तो व्यक्तिगत बयान हो जाता है। सुरक्षा चाहिए तो वो कांग्रेस के दामाद हैं, और जब वो उनका ईडी पूछताछ करती है तो प्रियंका गांधी इनकी राष्ट्रीय महासचिव हैं, सांसद है प्रियंका गांधी, उनको ईडी दफ्तर के बाहर छोड़ने जाती हैं, गले मिलती हैं, गलबहियां करती हैं और पति के साथ खड़ी रहती हैं। और जब देश के सवाल पर बोलना होता है तो रॉबर्ट वाड्रा जी पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का आज से नहीं है, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा, इसका जवाब राहुल और प्रियंका। ठीक है प्रियंका जी, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर मैं अलाउद्दीन का रुख करूंगी और डिफेंस एक्सपर्ट भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है समीर जी, सुरक्षा के लिए मुद्दे पर आते हैं। तब प्रियंका तो जी, आपके दामाद हैं, और जब पाकिस्तान के खिलाफ बोलना होता है जनता देख रही है और समझ भी रही है। ये कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान जैसे देश ने फौरन लपक लिया इस बयान को। एक लेटर लिख देने से कोई मजबूर नहीं कर देता किसी को। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, आज जो एनआईए ने खुलासा किया है वो बहुत बेहद गंभीर आरोप है, और वो आरोप है कि इस देश में जो ड्रग्स आ रही है, जो मुद्रा पोर्ट के जरिए आ रही है, उस ड्रग्स से जो पैसा आ रहा है वही जो है पैसा पूरी तरीके से आतंकवाद में लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से हमारे देश को खोखला करने की जो साजिश हो रही है उसमें सबसे पहले तो ड्रग्स है जो हमारे युवाओं को खोखला बना रही है, और उसमें पैसा है, उस पैसे से और ये आजकल से नहीं हो रहा है, ये दशकों से हो रहा है। खेपे पकड़ी जाती हैं, अभी भी देश भर में ड्रग्स पकड़ने का अभियान चल रहा है और पकड़ी भी जाती है। अरे आप वाड्रा पर तो जवाब दे दीजिए। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाके क्या कहा? मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाके क्या कहा? उस पर जवाब दे दीजिए। आप ही के नेता है मणिशंकर अय्यर। सुरक्षित हो जाएगी, 370 हटने के बाद सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी, काला धन आ जाएगा, कुछ तो नहीं हुआ। आप कैसी बात कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। एक एक कश्मीरी मोमबत्ती और पोस्टर बैनर लेके सड़कों पर उतर आया, उसी पाकिस्तान के खिलाफ, उसी आतंकवादी के खिलाफ। सेपरेटिस्ट लीडर उस प्रदर्शन में शामिल हो गए, उसी पाकिस्तान के खिलाफ, उसी आतंकवाद के खिलाफ, जहां उनके बयानों में बड़ी नरमी देखी जाती थी जब पाकिस्तान की बात होती थी। क्या नहीं बदला? आज पत्थरबाजी की घटनाएं रुक गई वहां से। जो लाल चौक पर त्योहार मनाए जा रहे हैं, तिरंगा लहराता है वहां पर, नेशनल एंथम गाया जाता है वहां पर। कोई कल्पना कर सकता था? आप कह रहे हैं कुछ नहीं बदला। पुलवामा में जो हुआ, कश्मीर घाटी के अंदर प्रोटेस्ट हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे, लेकिन ये पहली बार है जब टूरिस्ट पर हमले के बाद, चाहे वो सेपरेटिस्ट हो, चाहे वो कश्मीरी हो, वहां का पक्ष हो, वहां का विपक्ष हो, सभी मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर है। वहां जिस एकता का परिचय वहां दिया जा रहा है, क्योंकि वो सब लोग आतंकवाद को खारिज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें कुछ, और यहाँ जबरदस्ती ठेकेदार बने जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। जिसके ऊपर बीती है उससे पूछिए जाकर। ठीक है, अलाउद्दीन अयूब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे एक अपडेट लेते हैं, उसके बाद में जेएस सोढी साहब का भी रुख करूंगी। अलाउद्दीन, अलग अलग जगहों पर जहां भी लोगों के साथ ये हादसा पेश आया या लोगों ने अपनों को खोया, जो निकल करके बातें सामने आई हैं, किसी का बेटा है, किसी की पत्नी है, किसी के पिता हैं, हर कोई ये कह रहा है कि भाई वहां लोगों ने हमारी बड़ी मदद की। वहां क्योंकि काफी हाइट थी, किसी को फर्स्ट एड तक पहुंचाने में कोई कंधों पे किसी को लाद कर ले जाता हुआ दिखाई दिया, अलग अलग वीडियोस भी सामने आए। तो एक बात तो तय है कि वहां का जो माहौल है अब पूरी तरीके से भारत के साथ में नजर आता है, और यही मांग भारत के समाज से उठ रही है कि इसी एकता के परिचय को देते हुए आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त है, राजनीति का नहीं। बिल्कुल, आप इस बात को दुरुस्त कह रही हैं, चाहे मामला हो कश्मीर का रहा हो या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर बड़े शहर आगरा, मेरठ से लेकर गोरखपुर, दूसरे शहरों की बात करें तो एकता की एक मिसाल नजर आई है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरह से इस पूरे मसले को लेकर के पूरा देश, पूरा मुल्क एक साथ खड़ा हुआ, न सिर्फ सड़कों पर बल्कि अपने अपने हिसाब से, चाहे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म रहे हो उस पर, या लिखने पढ़ने की जगह रही हो, हर उम्र के लोग
क्या महिला क्या पुरुष, तमाम लोग एक स्वर में इस बात के खिलाफ लगातार दिखाई दिए। इस बीच में खबर यह भी जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश से आ रही है कि उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 1500 लोग जो है पाकिस्तानी यहाँ पर या तो विजिट वीजा या फिर लॉन्ग टर्म वीजा पे रह रहे थे, उनमें लगभग सबको डिपोर्ट कर दिया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार का भी एक बयान आया है, एक व्यक्ति को छोड़कर जिसको 30 अप्रैल तक वक्त दिया गया है और बाकी सबको डिपोर्ट कर दिया गया है। और कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि पाकिस्तानी था वो फिलहाल उत्तर प्रदेश की सीमा में या उत्तर प्रदेश के किसी शहर में मौजूद नहीं है। तो भी एक पॉजिटिव खबर यह है क्योंकि भारत सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जिससे ये काम कर दिखाया है। हालांकि जो खबरें थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई थी कि बुलंदशहर की बात हो या फिर बरेली की, पीलीभीत की, लखनऊ में करीब 7-8 लोग थे। इसके अलावा सीमावर्ती जिलों से लगे हुए कई सौ लोग थे जो पाकिस्तानी यहां पर विजिट वीजा या लॉन्ग टर्म वीजा पे आए हुए थे। उन तमाम लोगों को डिपोर्ट किया गया है, सिर्फ एक व्यक्ति को भी मौका दिया गया है। तो जिस बात का जिक्र आप कर रही थी वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी। साथ ही एक बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की प्रशासन या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखीमपुर खीरी में जैसे तमाम बातें कही हैं, वो भी एक नजरिए से देखा जाए तो बड़ी सफलता है कि पाकिस्तानी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कोई रहा नहीं है। बिल्कुल। हमारे साथ जे सोडी साहब भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि भारत ने जो फिलहाल कदम उठाए हैं, एक तरफ तो 2 आतंकियों का घर जमींदोज कर दिया गया है और आज भी खबर आई है कि एक पूरी लिस्ट है वहां पर चिन्हित किया गया है जो लोग आतंकवादियों के लिए मुखबिरी कर रहे थे या फिर उनको लगातार एक तरीके से आतंक को खाद पानी देने का काम कर रहे थे, कि उन पर भी अब ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। तो अभी तक के उठाए गए कदमों से क्या लगता है, भारत क्या बहुत कड़ाई हो रही है या अभी और कड़ाई की जरूरत है? वो लिमिट क्या है जहां तक जाते हैं? क्योंकि कह तो लोग दे रहे हैं कि हमें कड़ा एक्शन चाहिए, लेकिन उसकी अपर लिमिट क्या होनी चाहिए? जय हिंद आस्था जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 22 अप्रैल दोपहर 2:30 बजे से जब से ये खतरनाक वारदात की खबर आई, तब से सारे 142 करोड़ भारतीय नागरिक, जिसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं, तब से लेके आज तक हमारा खून उबल रहा है। और ये खून तब तक उबलता रहेगा जब तक हम पाकिस्तान पे एक सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन सैनिक कार्रवाई के लिए समय लगता है, ये रातों रात नहीं होती है। हमें भारत सरकार, भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना पे पूरा भरोसा करना पड़ेगा, हमें थोड़ा धैर्य और धीरज रखना पड़ेगा। लेकिन अब तक भारत सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, मेरा नमन और सलाम भारत सरकार को कि उन्होंने बहुत अच्छे और कड़े कदम उठाए हैं। लेकिन इन कदम से आज हमारा खून जो खौल रहा है वो नहीं थमेगा जब तक सैनिक कार्रवाई नहीं होगी। और जैसे मैंने कहा, सैनिक कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन जो भी कदम उठाए गए हैं अब तक बहुत अच्छे उठाए गए हैं। और सबसे जो बढ़िया कदम अब तक उठाया गया है मेरी राय में, वो है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना। लेकिन सर, इसमें भी बहुत सारे सवाल हैं। बहुत से लोग मान रहे हैं कि ठीक है, हमने ट्रीटी को अपनी तरफ से कह दिया कि भाई अब इसको रिवाइज करिए शर्तें, अब हम इसको नहीं मानेंगे, पर इसका असर कब तक देखने को मिलेगा? पानी रोकना ऐसा नहीं है कि आज कल 1 महीने 2 महीने का काम है, इसके लिए भी तो अब किसी पर बांध बना के रोकिएगा या किसी बैरियर के थ्रू रोकिएगा, उसमें तो बहुत साल लग जाते हैं। तो इस फैसले का असर कब दिखेगा? पाकिस्तान के अंदर हड़कंप जरूर है इस कदम से, क्योंकि उनको पता है उनकी 80% वाटर डिपेंडेंसी ये सिंधु वाटर से है। लेकिन ये जो हमने कहा है या हमने जो पीछे कदम हटाए हैं समझौते से, उसका असर कब तक देखने को मिलेगा? कैसे रुकेगा पानी? आस्था जी, मैंने पिछले 3 दिनों में कई प्रसिद्ध लेखों के लेख पढ़े हैं जो कि पानी के स्पेशलिस्ट हैं, और जितने ये प्रसिद्ध लेखक हैं इन सबका कहना है कम से कम 8 से 10 साल लगेगा जब हम पाकिस्तान का पानी को बंद कर पाएंगे या हम हमारे देश में बहते हुए पानी को हम डाइवर्ट कर पाएंगे। समय लगेगा डेफिनेटली, लेकिन जो एक मैसेजिंग थी, मैसेजिंग अच्छी चली गई है कि अब जो भी हम कार्रवाई लेंगे, कठिन लेंगे, कठोर लेंगे, बेशक थोड़ा समय लगे। मैं 1 मिनट आपसे चाहूंगा आस्था जी, देखिए हम सबको सैनिक कार्रवाई चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि तभी हमारा खून नॉर्मल होगा। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ऐसी चीजों के लिए वक्त लगता है। अगर हम 1971 में जाएं, अप्रैल के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल मानेकशॉ को बुला के बोला था 2 हफ्ते बाद हमला करो ईस्ट पाकिस्तान में जो बांग्लादेश है। लेकिन फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने समय मांगा और 8-9 महीने बाद जब वो कार्रवाई हुई, तब अटैक हुआ था। अप्रैल में बात हुई थी और सर्दियां, मुझे लगता है नवंबर-दिसंबर तक सैन्य कार्रवाई शुरू हुई थी। जी बिल्कुल। तो जो हम सैनिक कार्रवाई हम सारे चाहते हैं उसमें हमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उसमें काफी चीजें जो कि मैं नेशनल मीडिया में या पब्लिक डोमेन में नहीं बोल सकता हूं, लेकिन होगा जरूर, थोड़ा समय जरूर लगेगा। ठीक है। समीर सिंह जी,
चारों तरफ से यही मांग हो रही है कि कड़ा कदम उठाया जाए, कड़ा कदम उठाया जाए। लेकिन ये जो सिंधु वाटर ट्रीटी को हमने कदम पीछे हटाए हैं या इस समझौते को हमने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया है कि अब इसके आगे हम इसको नहीं मानेंगे, पर इसका असर दिखने में बहुत समय है। वैसे तो आज डोनाल्ड ट्रंप से भी किसी ने पूछा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं, इस मामले को लेकर, तो उन्होंने कह दिया ये भारत पाकिस्तान का आपसी मसला है। जब जब पाकिस्तान मुश्किल में आता है तो वो अमेरिका से मदद की तरफ देखता है, या वो चाहता है किसी तरह की मध्यस्थता हो जाए, या चीन से किसी तरह का सपोर्ट मिल जाए, इसकी फिराक में रहता है। तो अगर हम डिप्लोमेटिक नज़रिए से देखें, अगर हम पूरे ग्लोबल नज़रिए से देखें, तो पाकिस्तान की जो फिलहाल पोजिशनिंग है वो किस तरफ जाती हुई दिखाई देती है। पानी रोकना लॉन्ग टर्म में आप भी समझते होंगे कि एक ह्यूमन राइट इशू भी पैदा हो जाता है। तो इस सब तरह के सवालों के लिए क्या हम लोग तैयार हैं? नहीं, देखिए आस्था जी, भारत सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं, ये देश का हर आदमी कह रहा है। पानी रोकने के विषय पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अब ये बदलता हुआ भारत है, ये मोदी जी का भारत है, ये योगी जी का भारत है। और कभी कल्पना थी कि हम 20 साल 10 साल में पानी रोक पाएंगे? आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास सक्षम है, हम पानी जल्दी से जल्दी भी रोक सकते हैं। दूसरा, दुनिया के सभी देशों ने आतंकवाद को कंडम किया और आज भारत के साथ खड़ा है। आज चाइना ने भी आतंकवाद को, इस घटना को कंडम किया है और वो भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका और रसिया पहले से खड़ा है। दुनिया के सभी देश, मैं कहूंगा कि मैक्सिमम मुस्लिम देश भी आज भारत के साथ इस आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं और भारत के साथ दुनिया के सभी देश खड़े। निश्चित रूप से इस घटना के बाद पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी है, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। भारत सरकार ने जो चाहे एम्बेसी का फैसला लिया है, चाहे पाकिस्तानी एम्बेसडर, यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि एक तरह से वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम भारत कर चुका है। अब विजय राठी जी, आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, एक सेकंड, ठीक है, करने का काम किया है। और बिल्कुल। अब मेरा सवाल विजय राठी जी से है, क्योंकि अब 1.5 मिनट रह गया। ठीक है समीर जी। विजय राठी जी, आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, हिंदुओं को चिन्हित करके नरसंहार किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस बात का गुस्सा और ये धर्म भारत में आग की तरफ फैलेगा। इस बात का गुस्सा हो सकता है यहाँ के नागरिक आपसी बैर से निकालें। कुल मिलाकर एक तरीके से भारत की एकता को भी अंदरूनी तौर पर प्रहार करने की कोशिश वो यहाँ पर करके गए हैं। तो राजनीतिक दलों का ये कर्तव्य नहीं बनता क्या कि वो अपने अपने वोट बैंक्स को भी ये मैसेज पहुंचाएं कि आपसी एकता नहीं खोनी है, संयम भाईचारा नहीं खोना है, बजाय इसके कि वो आतंकियों ने क्या किया उसके उल्टा बयान दे देकर उनको ललकारें और एक अलग तरह की डायरेक्शन में उनको लेकर जाएं। आस्था जी, आपको एक मैं सच बात बताऊं, देखिए पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। जब ऐसा कोई मसला होता है सबसे ज्यादा डर हमें लगता, क्योंकि हम जानते हैं उस पर जो भी बातें हिंदुस्तान में बढ़ेंगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक लाभ होता है और ये लेते भी है। ये हमेशा ये काम करते हैं और ये चाहते हैं कि ऐसा दंगा भड़के या हिंदू मुस्लिम एकता को आघात पहुंचे, क्योंकि उससे लाभ लेते। हमें तो डर लगता। तो मैं आपसे बता दूं, देखिए उत्तराखंड में इनकी सरकार है, देहरादून में इनसे जुड़े संगठन के लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को देहरादून छोड़ देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप देखिए पूरी कश्मीरियत इस वक्त हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। कुछ स्टूडेंट को भी घेरने की खबरें आई थी, स्टूडेंट के प्रति भी लोगों का गुस्सा निकला था कश्मीरी। ये सब बिल्कुल गलत है और इसको पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। पूरा कश्मीर इस वक्त हिंदुस्तान के साथ है। अब आप और क्या लेंगे? अलगाववादी नेता तक उस आतंक का विरोध कर रहे हैं, उन्हीं कश्मीरियों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी को आप आगे बढ़ाओ। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या बोला? उन्होंने कहा आतंकवाद का एक धर्म होता है वो, और इसको आगे समीर सिंह जी, लास्ट कमेंट समीर सिंह जी, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। कैसे हिंदुस्तान में बड़े फैले और भारतीय जनता पार्टी, विजय राठी जी झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में बनी और योगी जी मुख्यमंत्री बने। यही उत्तर प्रदेश है जहां शिया सुन्नी के दंगे होते थे लखनऊ में, इनकी सरकारों में उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे। आज 17 से लेकर आज तक एक भी दंगे नहीं हुए। इन सब बातों के लिए आगे आपको चुनावी मंच बहुत मिलेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त का तकाजा है। सभी लोग एक साथ रहे, जिम्मेदारी से बयान दे, बात करें, राजनीति इस पर बिल्कुल ना करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पाकिस्तानी सरकार की गीदड़ भभकी भी सुनाई दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुली चुनौती दी है और कहा है हम किसी को छेड़ते नहीं और छेड़ने वालों को छोड़ते नहीं। अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा। कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर जो राजनीति है, तमाम तरह के बयान है, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सामाजिक रूप से जो जिम्मेदारी बनती है, किसी को भूलना नहीं है, एकता का परिचय देना है, आपस में हिंसा नहीं करनी है, भाईचारे का परिचय देना है, क्योंकि देश के साथ और देश के लिए खड़े होने का वक्त है। मावेस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।